Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, The Lawman and Team. My name is Advocate Ajay H.K. Madhukar. Today's topic is taught that I'm gonna discuss with you guys, and this video is specially dedicated and made for the LLB students who are gonna prepare and appear for LLB semester exam for the subject tort, law of tort. तो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई थी किसी एलएलबी स्टूडेंट्स की काफ़ी की कि टॉट को लेकर के या फिर उनके एलएलबी सब्जेक्ट्स को लेकर के भी वीडियो बनाई जाए। तो उनमें से एक सब्जेक्ट्स जो एलएलबी के सेमेस्टर में आपके काम आएगा। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है। इस वीडियो को सुनने के बाद आप इजीली पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं और डीप में किसी भी टफ़ बुक को इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, और आपको कोई ट्यूशन, कोई टीचर की तो ज़रूरत होगी, लेकिन कोई ट्यूशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। बस इन नोट्स को एक बार मेरे साथ पढ़ना है और आप इजीली समझ जाएंगे। These notes are very easy to understand and very quick and short notes. So let's start this. तो टॉट जो वर्ड है लैटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट करना। और इसका सिंपल मतलब टॉट का मतलब होता है, टॉट का मतलब क्या है? टॉट होता है सिविल रॉन्ग, मतलब सिविली कोई रॉन्ग हुआ है। ये कि यानी कि क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, टॉट एक सिविल रॉन्ग है। और टॉट मतलब सिविल रॉन्ग तो है, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से अलग है। अदरवाइज टॉट पूरा क्या है? सिविल रॉन्ग है। लेकिन क्या नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, और क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है। ठीक है। न्यूइसेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट, बैटरी, ठीक है, ये सारे जो अपराध होते हैं ये टॉट के ही अपराध होते हैं। उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं, टॉट के बारे में और डिटेल में। पहले तो टॉट के बारे में हम बात करें तो टॉट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात यह है, अगर हम बात करें तो, कि ये जो मैंने लिखा हुआ है स्पेसिफिकली यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो टॉट है यहाँ पे ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। कोडिफाइड मतलब होता है जिसको एक स्टैच्यूट, एक एक्ट के रूप में बनाया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस डिसीजन, जो कोर्ट के डिसीजन दिए गए हैं उन्हीं के बेसिस पर चलता आ रहा है, एक लॉ है। और इसको किसी एक्ट या स्टैच्यूट का रूप नहीं दिया गया है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो टॉट है जिसको हम सिविल रॉन्ग कहते हैं वो कितने तरीके से किया जा सकता है। डिफेमेशन, बीच ऑफ कोई ड्यूटी, कोई लॉ द्वारा इम्पोज की गई ड्यूटी। ठीक है। जैसे कि कानून बोलता है कि भाई कोई अपने आप में कानून अंडरस्टूड है कि एक प्रिजम्पशन है कि एवरी मैन इज़ प्रिज्यूम्ड टू नो द लॉ ऑफ द लैंड, कि जहाँ आप जिस देश में रह रहे हो उस देश का कानून आपको पता होना चाहिए। तो हर देश का कानून ये बात तो कहता ही है कि किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना। आपने फिर भी नुकसान पहुंचाया, तो ये क्या किया है? लॉ के द्वारा इम्पोज की हुई ड्यूटी थी कि आप किसी को नुकसान ना पहुंचाए। किसी को नुकसान पहुंचा करके आपने वो ड्यूटी का ब्रीच किया, तो आपने क्या किया? टॉट किया। लॉ कहता है कि किसी की अननेसेसरीली बेइज्जती, डिफेमेशन नहीं करनी। ये एक लॉ के द्वारा इम्पोज ड्यूटी है। लेकिन आप किसी की बेइज्जती कर देते हैं, डिफेम कर देते हैं, तो लॉ द्वारा इम्पोज ड्यूटी को आपने ब्रीच किया है। तो ये भी एक टॉट है। किसी को डिफ्रॉड करना, धोखा देना, किसी के पीसफुल सिविल राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स में इंटरफेयर करना, ये सब टॉट है। तो ये, और टॉट जो होता है एक राइट इन रेम होता है। राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। मतलब टॉट को आप एनफोर्स करा सकते हो सिर्फ उस पर्सन के खिलाफ जिसने अपराध किया है, ना कि इसे एनफोर्स कराओगे आप पूरे वर्ल्ड के खिलाफ एज लाइक क्रिमिनल लॉ। ठीक है। यही टॉट और क्रिमिनल लॉ की एक खास बात होती है। आइए अब हम कुछ और चीज़ें भी जानते हैं। टॉट की कुछ खास बातें जान लेते हैं। पहले तो कि टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है। और दूसरा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोई ऑब्लिगेशन, ड्यूटी का ब्रीच करने से ही टॉट आता है उभर कर। और टॉट के होने से, सिविल रॉन्ग होने से किसी थर्ड पर्सन को हार्म, डैमेज होना चाहिए, और उस हार्म, डैमेज के लिए भरपाई क्या होती है? कंपेंसेशन।
और टॉर्ट के केसेस में कंपनसेशन कौन सा होता है, अनलिक्विडेटेड। अब ये अनलिक्विडेटेड कंपनसेशन का मतलब, अनलिक्विडेटेड मतलब वो कंपनसेशन जो डिटरमाइंड नहीं है, जो पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ, ऐसा कंपनसेशन, ऐसे डैमेजेस। क्योंकि किसको क्या पता कि कोई टॉर्ट सिविल रॉन्ग करने से किसको कितना नुकसान होने वाला है। तो हम पहले से कैसे डिसाइड कर लेंगे कि हमको इस बंदे के ऊपर टॉर्ट का ऑफेंस होने पर इससे इतना कंपनसेशन लेना है। वो तो एज़ पर दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस देखना पड़ेगा कि उसको कितना नुकसान हुआ है। इसलिए इसमें जो डैमेजेस जो दिए जाने होते हैं अग्रीड पार्टी को, वो अनलिक्विडेटेड, अनडिसाइडेड होते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफ टॉर्ट की एक ख़ास बात और है, इसमें ऑब्लिगेशन लॉ खुद इम्पोज करता है कि लॉ बोलता है कि आपको ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। और ऐसी ड्यूटी को अगर एक, और ये जो लॉ द्वारा ये ड्यूटी जो इम्पोज की गई है, लॉ द्वारा खुद इम्पोज की गई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी ने अग्रीड और जो टॉर्ट फीजर है जिसने टॉर्ट कमिट किया है उसके बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ था कि मैं तेरे खिलाफ़ ऐसा अपराध नहीं करूँगा। ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता। लॉ द्वारा सबके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है कि कोई बंदा टॉर्ट नहीं करेगा, सिविल रॉन्ग नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसको पनिशमेंट के तौर पर कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, टॉर्ट की एक ख़ास बात और होती है। टॉर्ट और क्राइम को हम अगर डिस्टिंग्विश करें तो जो टॉर्ट है वो लेस सीरियस ऑफेंस होता है, जबकि क्राइम जो है मोर सीरियस ऑफेंस होता है। ठीक है। और टॉर्ट जो होता है वो, उसमें पनिशमेंट क्या होती है, डैमेजेस यानी कि कंपेंसेशन दे देना, या इंजंक्शन, किसी को रोक देना अपोजिट गलत पार्टी को कि वो ऐसा ना करे। लेकिन क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, पनिशमेंट के तौर पर या तो सजाए कारावास, इम्प्रिजनमेंट मिलती है, डेथ की सज़ा मिलती है। ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन क्या है कि सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ में भी बोला गया है कि विक्टिम को डैमेजेस कंपेंसेशन देना पड़ेगा, सेक्शन 357 सीआरपीसी में। टॉर्ट जो होता है वो एक प्राइवेट रॉन्ग है, एक व्यक्ति के खिलाफ अपराध होता है। लेकिन क्राइम जो होता है पूरी सोसाइटी के खिलाफ एक अपराध है, इसलिए इसे पब्लिक रॉन्ग बोलते हैं। टॉर्ट के एग्जांपल जैसे कि नेग्लिजेंसी, लापरवाही और डैमेज प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाना, न्यूसेंस करना, या फिर रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, ये सब एग्जांपल है टॉर्ट के। लेकिन क्राइम के एग्जांपल देखो, रेप, मर्डर, डैकोइटी, जो कि बहुत सीरियस ऑफेंसेस हैं। इसके अलावा लेकिन कुछ ऐसे अपराध हैं जो सिविल टॉर्ट में भी पाए जाते हैं और क्रिमिनल लॉ में भी पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूसेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट, ये टॉर्ट में भी है और आईपीसी क्रिमिनल लॉ में भी है। टॉर्ट का नेक्स्ट जो डिफरेंस है टॉर्ट एंड क्रिमिनल लॉ का, टॉर्ट में जिस बंदे के खिलाफ जो अग्रीव्ड पर्सन है लोकस स्टैंडाई, उसी के पास में राइट है। लोकस स्टैंडाई मतलब वो ही अग्रीव्ड पर्सन केस फाइल कर सकता है, ये उसका लोकस स्टैंडाई है। लेकिन क्राइम अगर किसी के भी खिलाफ होता है, मर्डर, रेप, डैकोइटी, तो जिसका मर्डर हुआ है सिर्फ वो ही नहीं, उसके रिश्तेदार ही नहीं, सोसाइटी का कोई भी जागरूक नागरिक व्यक्ति जो है वो कंप्लेंट कर सकता है। लोकस स्टैंडाई वहाँ पे हर बंदे को है। लोकस स्टैंडाई मीन्स राइट टू स्टैंड इन अ पर्टिकुलर केस टू फाइल अ केस। उसके बारे में अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसा कि टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर हम पढ़ें, बड़ा सिंपल चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे। टॉर्ट जैसा कि मैं बता चुका हूँ, सिर्फ लॉ द्वारा, जो अपने आप ही लॉ ने ड्यूटी इम्पोज कर दिया है। पार्टी ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, एक दूसरे पे कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं करी कि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा कोई ड्यूटी नहीं है। लॉ ने ही ड्यूटी इम्पोज कर दिया है हर एक बंदे पर, व्यक्ति पर, नागरिक पर, कि वो ऐसा कोई टॉर्ट सिविल रॉन्ग ना करे। लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में डिफरेंस ये है कि यहाँ पार्टीज़ पर्टिकुलरली एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर डिसाइड करती हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर टॉर्ट, जैसा कि टॉर्ट में कोई भी सिविल रॉन्ग होगा तो उसमें डैमेजेस अनलिक्विडेटेड ही होते हैं।
ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ने जब एग्रीमेंट किया तो पहले से ही डिसाइड कर लेती हैं कि ऐसा ऐसा अगर हमने से किसी एक ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो इतना इतना डैमेजेस देना पड़ेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस, यानी कि लिक्विडेटेड का मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड कंपेंसेशन। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड कंपेंसेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में तो पार्टी को ऑलरेडी पता होता है कि इतना अपराध करने पे इतना डैमेजेस मिलेगा, इसलिए यहाँ पे जो डैमेजेस मिलते हैं वो कौन से होते हैं, लिक्विडेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, टॉर्ट में कोई पार्टी एक दूसरी पार्टी से कोई प्रॉमिस नहीं करती उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए जो ड्यूटी लॉ ने इम्पोज की है। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करती हैं कि वो XYZ ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे। एक बंदा पेंटिंग बनाएगा तो दूसरा उस पेंटिंग बनाने के पैसे देगा। दीज आर दी ऑब्लिगेशन। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्ट में क्या है, कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है एज सच। और लॉ ऑफ टॉर्ट में स्ट्रेंजर जो एक अनजान व्यक्ति है वो भी केस में पार्टी बन सकता है अगर वो कहीं ना कहीं अग्रीव्ड हुआ है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में साफ बोला जाता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट अलाउड टू सू, यानी कि पार्टी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने पर केस फाइल कर सकती हैं। बाहर का कोई थर्ड पर्सन आकर के केस फाइल नहीं करेगा, ना ही आवाज़ उठाएगा, उसका कुछ लेना देना नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं टॉर्ट कमिट करने के लिए कि पहला तो डिफेंडेंट कोई ऐसा रॉन्गफुल एक्ट करे या फिर ओमिशन, मतलब कोई जहाँ पे उसकी ड्यूटी बनती है कोई काम करने की और वहाँ वो ड्यूटी नहीं कर रहा, दैट इज़ कॉल्ड ओमिशन। या तो रॉन्गफुल एक्ट करे, रॉन्गफुल ओमिशन करे डिफेंडेंट, और दूसरा उस रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन की वजह से किसी को इंजरी होती है। जैसे कि ड्यूटी है एक जेलर की कि वो कैदी को खाना खिलाए, लेकिन वो नहीं खिलाता जिसकी वजह से कैदी मर जाता है, तो ये एक ओमिशन है। और इस रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन की वजह से इंजरी हो जाती है प्लेंटिफ को, उसके लीगल राइट वायलेट हो जाते हैं, तो तब माना जाता है कि हाँ टॉर्ट कमिट हुआ है। और टॉर्ट की दूसरी कंडीशन जानने से पहले हम ये देख लेते हैं टॉर्ट जो है ये इंजरी वाला कॉन्सेप्ट दो मैगजीन पे बेस्ड है। एक तो है इंजूरियस एंड डैमनम, यानी कि इंजरी जो हुई है, कुछ नुकसान हुआ है, साइन मतलब विदाउट डैमेज, डैमनम मतलब डैमेज। तो इंजूरिया मतलब इंजरी, साइन मतलब विदाउट, डैमनम मतलब डैमेज, नुकसान। तो इंजरी हुई है बिना किसी नुकसान के, यानी कि अगर इंजरी हुई है किसी प्लेंटिफ को, उसके लीगल राइट इन्फ्रिंज्ड वायलेट हुए हैं डिफेंडेंट द्वारा बिना नुकसान के, तो भी मतलब अगर एक लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है प्लेंटिफ का डिफेंडेंट द्वारा तो डिफेंडेंट को सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। वो ये नहीं कह सकता कि प्लेंटिफ का कोई लॉस डैमेज तो हुआ ही नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि इंजरी विदाउट डैमेज है, ठीक है। उसी तरीके से डिफेंडेंट, ये दूसरा मैगजीम है डैमनम साइन इंजूरिया, यानी कि डैमेज यानी कि अब है नुकसान, साइन मतलब विदाउट, इंजूरिया मतलब लीगल इंजरी, अब यानी कि नुकसान हुआ है बिना लीगल इंजरी के, यानी कि जब लीगल राइट ही इन्फ्रिंज नहीं हुआ तो डैमेज लॉस की कोई मायने नहीं रखता, है ना। और कोई भी व्यक्ति क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब जब इंजरी किसी का लीगल राइट ही वायलेट नहीं हुआ, इन्फ्रिंज नहीं हुआ, तो आप डैमेजेस किस बात के लिए मांग रहे हो। इस मैगजीन का ये है कहने का मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि जस्ट बिकॉज मेयर फैक्ट दैट कि एक बंदा इंजर्ड हुआ है, इंजर्ड तो हुआ है लेकिन लीगली उसका कोई इंजरी नहीं हुई है, लीगली कोई राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो फिर कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं उठता और फिर उसको कोई डैमेज नहीं मिलेंगे। आइए अब हम जानते हैं कि मेंटल एलिमेंट, टॉर्ट सिविल रॉन्ग के केसेस में मेंटल एलिमेंट का कितना महत्व है, कि एक बंदा उसकी दिमागी सोच, मेंटल एलिमेंट उसका विलिंगली काम करना, ये सब चीज़ें उस जानबूझकर किया अनजाने में किया, ये सब चीज़ें मेंटल एलिमेंट हम जानेंगे। तो
क्रिमिनल लॉ में तो मेंटल एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में एक मैगजीम है मैंस रे का डॉक्ट्रिन, जो ये कहता है कि एक पर्सन तभी पनिश किया जाएगा जब उसने कोई गलत काम गलत इरादे के साथ किया हो। एक होता है कि अनजाने में गलत काम हो जाता है, उसके लिए उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन कोई गलत काम गलत इरादे के साथ किया था, इंटेंशनली किया था, तो ही पनिशमेंट मिलती है क्रिमिनल लॉ में, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। क्योंकि और बट क्रिमिनल लॉ की एक प्रिजम्पशन और है कि हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को इनोसेंट माना जाता है जब तक कि उसका गिल्ट बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट प्रूव ना हो जाए। ठीक है। और मैंस रे के डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग एक पर्सन को तभी पनिश किया जाएगा जब उसने एक गिल्टी एक्ट गलत इरादे के साथ किया हो। अब टॉर्ट की अगर हम बात कर ले तो भाई टॉर्ट में मेंटल एलिमेंट कुछ जगहों पे रिलीवेंट है, कुछ जगहों पे इरिलीवेंट है। कुछ जगहों पे मतलब टॉर्ट का अपराध कर दो और मेंटल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जानबूझकर अपराध किया था तो ही पनिशमेंट मिलेगी, जैसे कि असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, डिसीट, धोखा देना, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सारे अपराध उसने किए हैं। अब जानबूझकर अपनी इच्छा से किए हैं तो टॉर्ट में वो पनिशेबल है, तो मेंटल एलिमेंट यहाँ पे रिलीवेंट है। लेकिन कुछ केसेस टॉर्ट में ऐसे भी आए हैं जहाँ पे एक पर्सन को एब्सोल्युटली स्ट्रिक्टली लायबल किया गया है और उसमें उसका मेंटल एलिमेंट मायने ही नहीं रखता। कोर्ट नहीं देखेगा कि वो कितना उसका उसका कोई बुरा इरादा था या नहीं था, बस उसने अपराध कर दिया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या है, स्ट्रिक्टली लायबल होगा ही होगा इवन इफ ही डिड नॉट हैव गिल्टी माइंड टू कमिट दैट सिविल रॉन्ग। इसका फेमस केस है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड है। अच्छा, मेलाइस वर्ड काफ़ी लोगों को परेशान करता है। मेलाइस नाम से पता लग रहा है गंदा, मेलाइस का मतलब गंदा। ठीक है, तो मेलाइस इन लॉ का मतलब हो गया विलफुल गिल्टी एक्ट, यानी कि जानबूझकर गंदा काम, गलत काम, सिविल रॉन्ग, और वो भी बिना किसी एक्सक्यूज़ के। ठीक है, और मेलाइस इन फैक्ट का मतलब, मेलाइस इन लॉ था गिल्टी एक्ट, मेलाइस इन फैक्ट है गिल्टी माइंड, यानी कि एविल मोटिव। ठीक है, अल्टीरियर मोटिव। ठीक है, तो जब एक पर्सन गलत काम करता है, रॉन्गफुल एक्ट करता है, गिल्टी व्हेन अ मैन डज रॉन्गफुल एक्ट विद इविल मोटिव। ठीक है, अब मेलाइसिन लॉ का हम पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मेलाइसिन लॉ, गिल्टी एक्ट विदाउट एक्सक्यूज़। तो जब एक बंदे ने गिल्टी एक्ट किया है, किसी को चोट इंजरी पहुंचाई है गिल्टी एक्ट करके, तो बाद में वो एक्सक्यूज़ नहीं ले सकता, कि वो डिफेंस नहीं ले सकता कि उसने जो भी ये गलत काम किया वो बिना किसी उसको बिना किसी एक्सक्यूज़ के किया है, ही डिड इट विदाउट एक्सक्यूज़। वो ऐसा डिफेंस नहीं ले सकता, और वो ये नहीं बोल सकता कि उसका तो इनोसेंट इरादा था, ही हैड इनोसेंट माइंड। ठीक है, और लॉ ऑफ टॉर्ट में एज अ जनरल रूल, अभी हमने मेलाइसिन फैक्ट में बात किया, इविल मोटिव मेलाइसिन फैक्ट का मतलब होता है। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में हम बात करें मोटिव की, तो मोटिव लॉ ऑफ टॉर्ट में रिलीवेंट नहीं है, इज़ नॉट रिलीवेंट। रॉन्गफुल एक्ट, क्योंकि मोटिव पहले तो क्या होता है मैं ऑलरेडी शायद बता भी चुका हूँ। मोटिव, क्राइम के लिए मोटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्राइम क्राइम ही रहेगा चाहे से मोटिव अच्छा ही क्यों ना हो, और नॉन क्रिमिनल एक्ट नॉन क्रिमिनल ही रहेगा चाहे से मोटिव कितना ही बुरा क्यों ना हो। जैसे कि एक लॉफुल एक्ट करता है एक पुलिस वाला अरेस्ट करके, ठीक है, उसके पास वो अरेस्ट वारंट था अरेस्ट करने का,
अब वो गुस्से में अरेस्ट करे, कैसे भी अरेस्ट करे, मोटिव उसका कितना ही बेकार हो कि मैं इसको इंसल्ट करूँगा ये वो, अगर उसके पास अरेस्ट का पावर है तो वो तो अरेस्ट करेगा। तो यहाँ पे मोटिव इरिलीवेंट है। उसी तरीके से एक अनलॉफुल एक्ट लॉफुल नहीं बन जाता अगर मोटिव अच्छा हो। जैसे कि अनलॉफुल एक्ट हो गया चोरी करना किसी का पेट भरने के लिए, तो मोटिव हो गया पेट भरना। पेट भरना एक अच्छा मोटिव है, लेकिन इसकी वजह से अनलॉफुल एक्ट जो चोरी का है वो लॉफुल नहीं बन जाता, सिर्फ इसलिए कि कोई बंदा कोई पर्सन चोरी किसी का पेट भरने के लिए कर रहा है। इसलिए बोलते हैं कि motive is irrelevant. Motive, whether it be bad or good, it doesn't matter in any case. बट कई जगहों पे मोटिव भी रिलेवेंट माना गया है। वो एक्सेप्शनल केसेस हैं, जिनमें से कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कॉन्स्पिरेसी का, डिसीट धोखा देने का, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, डिफेमेशन का, और जब एक्ट अदरवाइज अनलॉफुल माना गया है तब। अब हम बड़ा ही इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे डिफेंस टॉर्ट के अंदर कि टॉर्ट में भी, जैसे आईपीसी में भी काफ़ी सारे क्रिमिनल लॉ में डिफेंसेस है, सेक्शन 76 से लेकर के 106 तक, कि इंटॉक्सिकेशन, इंसैनिटी, कंसेंट का डिफेंस। वैसे यहाँ पे भी हम टॉर्ट, कोई बंदे ने सिविल रॉन्ग टॉर्ट कमिट कर दिया, उसके बाद वो उस सिविल रॉन्ग की लायबिलिटी से बचना चाहता है, तो ये कुछ डिफेंस दिए गए हैं। इन डिफेंस का सहारा लेकर के वो टॉर्ट्स के लायबिलिटी पनिशमेंट से बच सकता है, जिसमें से पहला मैगजिम है वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया। इस डॉक्ट्रिन को डिफेंस ऑफ कंसेंट भी बोलते हैं, यानी कि एक पर्सन प्लेंटिफ जिसको इंजरी हुई है, लेकिन इंजरी उसने सफ़र की है क्योंकि उसने खुद इस इंजरी को सफ़र करने के लिए सहमति दे दी थी। जब उसने खुद ही सहमति दे दिया इंजरी सफ़र करने के लिए, तो उस इंजरी के हो जाने के बाद वो डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं वो वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया, ठीक है। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि कंसेंट जो होनी चाहिए फ्री होनी चाहिए, ठीक है। कंसेंट ऑब्टेन, यानी कि कंसेंट फ्रॉड द्वारा ना ली गई हो या फोर्स इन्फ्लुएंस यूज़ करके ना ली गई हो। और नॉलेज होना अपने आप में नहीं बताता कि उसने सहमति दे दिया। जस्ट बिकॉज प्लेंटिफ हैड नॉलेज ऑफ सम हार्म being committed by a defendant, that doesn't mean he agreed to suffer that harm. So in that case plaintiff can claim damages from the defendant if he sustained the injuries, because he did not consent to the harm, because he just knew he had just knowledge of the harm that could be committed. So knowledge is not the consent here. उसके बाद में ये जो अपार्ट फ्रॉम डिफेंडेंट्स फॉल्ट, एक बात और है यहाँ पे वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया में, डिफेंडेंट का मतलब एक तरीके से प्लेंटिफ अगर एग्री कर रहा है तो प्लेंटिफ भी अपने आप में एक बंदा फॉल्टी है अपने आप में। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंसी के कॉन्सेप्ट जैसा ही है, खुद ही गलत काम में कंट्रीब्यूट करने जैसा है। और ये जो वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जो मैंने अभी मैक्सिमम डिफेंस बताया, इसके कुछ एक्सेप्शन है जिन केसेस में वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया का डिफेंस डिफेंडेंट नहीं ले सकता। जब रेस्क्यू केस हो, यानी कि जब प्लेंटिफ ने किसी को अपनी जान जोखिम में डाल के बचाया, अपनी मर्जी से बचाया, अपनी इच्छा से बचाया, खतरनाक कोई आग में कोई जल रहा था उसमें से उसको बचा कर लाया। तो मतलब ये नहीं है कि उसने वो काम ग्रेटिटसली कर लिया। इसका उसने इंजरी सस्टेन, अगर मान लो जान जोखिम में डालकर आग में से बचा कर लाया और उसको कुछ इंजरी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस इंजरी को सफ़र करने के लिए उसने कंसेंट दे दिया। यहाँ पे बचाने का काम एक अपने आप में ऐसा केस है जहाँ पे डिफेंडेंट को प्लेंटिफ को पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो बचा के लाया। बचा के लाना अपने आप में एक एक्सेप्शन है वॉलंटी नॉट फिट इंजूरिया का केस में। दूसरा केस है, सिर्फ आपको ये लाइन याद रखनी है
कि वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया का दूसरा जो एक्सेप्शन है वो क्या है, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एक्ट 1977। दूसरा डिफेंस जो टॉर्ट में एक डिफेंडेंट लेता है कि प्लेंटिफ तो खुद गलत था, प्लेंटिफ खुद कोर्ट में साफ हाथों से नहीं आया, उसके खुद के हाथ गंदे हैं, उसने खुद गलत किया है और वो मुझ पे आरोप लगा रहा है। तो ये एक डिफेंस है जो डिफेंडेंट ले लेता है और प्लेंटिफ के द्वारा लगाए टॉर्ट के आरोप से वो बच सकता है। ठीक है, एक मैक्सिम पे भी बेस्ड है ये, प्लेंटिफ एज अ रॉन्ग डूअर एक्स ट्रूपी काउजा नॉन ऑरिच्योर एक्शू, एक्स ट्रूपिक काउजा नॉन ऑरिच्योर एक्शू। इसका मतलब जब कॉज ऑफ एक्शन अपने आप में, जब खुद प्लेंटिफ जिस काम के लिए वो डैमेज मांग रहा है डिफेंडेंट से, वो काम ही खुद का उसका अनलॉफुल है, तो कहाँ से कॉज ऑफ एक्शन आएगा, कहाँ से वो प्लेंटिफ डिफेंडेंट से डैमेजेस मांग सकता है उसके खुद के गलत काम के लिए। तो जब प्लेंटिफ खुद गलत है तो उसको रेमेडी कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। इनएविटेबल एक्सीडेंट, नाम से पता लग रहा है इनएविटेबल, ना टलने वाला एक्सीडेंट, घटना, एक ऐसी घटना जिसको कोई टाल ही नहीं सकता, उसके लिए किसी व्यक्ति को कैसे लायबल ठहराया जा सकता है, क्योंकि वो ना तो उसको एक्सपेक्ट कर सकता, अनएक्सपेक्टेड घटना है, अनफोर्शिएबल है, अनफोर्शिएबल जिसको हम देख भी नहीं सकते, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते दूर दूर तक कि ऐसी भी कोई इंजरी हो सकती है उसके किसी वो काम की वजह से। तो ऐसे एक्सीडेंट जो कि टल ही नहीं सकते, जिस पे किसी का ज़ोर नहीं है, तो ऐसे इनएविटेबल ना टलने वाले एक्सीडेंट के लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं हो सकता। इवन ऐसे एक्सीडेंट को अवॉइड नहीं किया जा सकता, भले ही डिफेंडेंट भी अपनी पूरी जान लगा ले ऐसे इनएविटेबल एक्सीडेंट को पूरा टालने के लिए। तो ऐसे एक्सीडेंट के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। उसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ एक्ट ऑफ गॉड, नाम से पता लग रहा है, एक्ट ऑफ गॉड की एक पिक्चर भी आई थी, नाम से पता लगता है ऐसे ऐसी घटनाएं जो कि नेचर के द्वारा होती हैं, जिनमें इंसान का कोई हाथ ना हो, जिनमें नेचर का पूरा हाथ हो और जो इंसान के कंट्रोल में नहीं हो, जो इंसान सोच भी नहीं सकता, जैसे कि साइक्लोन, अर्थक्वेक, फॉल ऑफ बिजली का गिरना, हैवी रेनफॉल। तो ये सब चीज़ों में ना तो इंसान का हाथ होता है, ना इंसान का कंट्रोल होता है, ना ही वो पूरी तरीके से इसको रोक सकता है। तो इसके द्वारा कोई नुकसान होता है इन नेचुरल डिज़ास्टर के द्वारा, तो वो एक्ट ऑफ गॉड कहलाएंगे, उसके लिए व्यक्ति पर्सन को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी एक डिफेंस है, जैसा कि ओ माई गॉड फिल्म में एक्ट ऑफ गॉड का केस आया था। और मिस्टेक भी अपने आप में एक डिफेंस है। मिस्टेक तो डिफेंस क्रिमिनल लॉ में भी है, सेक्शन 76 79 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज़ एन एक्सक्यूज़, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एक अच्छा डिफेंस माना गया है और इसके आधार पर हम क्रिमिनल लायबिलिटी से बच सकते हैं। तो टॉर्ट में क्यों नहीं, टॉर्ट में भी मिस्टेक इज़ अ गुड डिफेंस। टॉर्ट में अगर किसी पर्सन द्वारा कोई एक्ट गुड फेथ में बोनाफाइडली हुआ था, मिस्टेकन बिलीफ में हुआ था, तो मिस्टेकनली किसी और को अरेस्ट करना था, अरेस्ट किसी और को कर लिया, प्रोसिक्यूट किसी और को करना था, गलती से कार्रवाई किसी और पर चला दी मिस्टेकनली, बाय मिस्टेक, तो ये एक डिफेंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ नेसेसिटी, नाम से ही पता लग रहा है ये डिफेंस हमारा आईपीसी में भी दिया हुआ है सेक्शन 81 में। यानी कि जब नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, ऐसी ज़रूरत आ पड़ती है कि बड़ी से बड़ी परेशानी को टालने के लिए एक छोटी सी परेशानी, छोटा सा नुकसान करना पड़ता है। कई बार बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ता है, तो उस छोटे नुकसान के लिए डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि एक शिप में काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं और बाढ़ आ जाती है, शिप बहुत भारी है और डूब सकती है, तो लोग अगर उस शिप में से शिप वाले का सामान निकाल के समुद्र में फेंक देते हैं, तो यानी कि वो शिप वाले का तो नुकसान कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा,
बड़ा नुकसान टालने के लिए। बड़ा नुकसान क्या है? शिप का डूब जाना या फिर शिप के लोगों का मर जाना। तो इस बड़े नुकसान से बचने के लिए वो छोटा नुकसान कर रहे हैं। तो ये नुकसान क्या है? रूल ऑफ नेसेसिटी है, यानी कि डिमांड ऑफ नेसेसिटी, यानी कि ज़रूरत की डिमांड है। ज़रूरत यही कहती है कि उस टाइम पे टू अवॉइड द लार्जर हार्म स्मॉलर हार्म इज़ अलाउड। तो दैट इज़ द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। ठीक है। अच्छा, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाला डिफेंस, ये डिफेंस भी दिया हुआ है सेक्शन 77 आईपीसी में। मतलब कोई एक्ट जब लॉ के अनुसार किया गया है, ऑर्डर के अनुसार किया गया है, कानून के अनुसार किया गया है, लॉफुल अथॉरिटी द्वारा किया गया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए? कुछ भी नहीं। लॉफुल काम कर रहे हैं, लॉफुल एक्ट के लिए कोई पनिशमेंट क्यों मिलेगी? अगर कोई व्यक्ति आपको इलीगली अरेस्ट कर लेता है तो उसको तो पनिश कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के पास तो लॉफुल अथॉरिटी है। आपने अपराध किया, पुलिस ने अरेस्ट किया, तो आप पुलिस को ही उल्टा कसूरवार थोड़ा ना ठहरा सकते हो। पुलिस तो अपना लॉफुल काम कर रही है। तो लॉफुल एक्ट के अगेंस्ट आप लॉफुली अगर आप एक्ट कर रहे हो और कोई प्लेंटिफ आपके खिलाफ केस कर देता है, तो आप एज अ डिफेंडेंट डिफेंस ले सकते हो कि मैं तो लॉफुली स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, लॉ द्वारा मुझे पावर थी ऐसा करने की, तो मेरे ऊपर केस नहीं चल सकता। दैट इज़ द डिफेंस। ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वाइकेरियस लायबिलिटी का, एग्ज़ाम में बहुत बार कह सकते हैं कंपल्सरीली मैंडेटरीली आता ही आता है। वाइकेरियस लायबिलिटी को आईपीसी, क्रिमिनल लॉ, अदर लॉज में अलग अलग नाम से जाना गया है, जिसे हम जॉइंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ग्रुप लायबिलिटी भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी भी बोलते हैं। अब ये वाइकेरियस लायबिलिटी एक्चुअली में है क्या? वाइकेरियस लायबिलिटी एक प्रिंसिपल है, पहले तो उसे समझते हैं। जनरल रूल क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसके गलत काम के लिए उसी व्यक्ति को सज़ा मिलेगी, किसी दूसरे को तो नहीं मिलेगी। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी में का मतलब ये है कि गलत काम कोई और करता है और उसकी सज़ा किसी और को मिल सकती है। अच्छा, लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो आपने कहावत सुनी होगी और घर में भी आपस में आप बोलते होंगे, करे कोई और भरे कोई और। तो यहाँ पे यही वाइकेरियस लायबिलिटी है कि करता कोई और है, भरता कोई और है। यानी कि कई बार होता है, आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि ट्रक ट्रक का मालिक तो कोई और होता है, ड्राइवर लेकिन चला रहा होता है। जब एक्सीडेंट कर देता है तो ड्राइवर को तो पकड़ते ही पकड़ते हैं, साथ में उसके मालिक को ही पकड़ लेते हैं। यानी कि गलत काम किसने किया? ड्राइवर ने। और उस wrongful act that is committed by driver who is being held liable owner of the truck. So owner of the truck is vicariously liable for the wrongful act of accident done by the driver. तो ये होती है वाइकेरियस लाइबिलिटी कि एक व्यक्ति के द्वारा किए गए गलत काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति, उसके मास्टर को लायबल ठहरा देना। ठीक है। तो यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी में दो लोगों का रोल होता है। एक होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है जो किसी पर्सन को ऑथराइज़ करता है कि आज से तू मेरे काम को देखेगा और तुझे मैं सारी पावर अथॉरिटी देता हूँ इससे जुड़ी, इस काम से जुड़ी। और जिस व्यक्ति को अथॉरिटी मिलती है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर वो सारे काम करेगा, उसको एजेंट बोलेंगे। एजेंट किसी के बिहाफ पर काम करता है और जिसके बिहाफ पर ये काम किया जा रहा है वो कहलाता है प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल और एजेंट की रिलेशनशिप कहाँ होती है? वाइकेरियस लायबिलिटी के केसेस में। जब एजेंट ने कोई गलत काम कर दिया तो उसके लिए किसको लायबल ठहराया जाएगा? प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल मतलब उसके मास्टर को। ठीक है। अच्छा, अब हम एक और चीज़ समझते हैं कि वाइकेरियस लायबिलिटी किसी व्यक्ति पर लादने के लिए, इम्पोज करने के लिए ये प्रूव करना ज़रूरी है कि जो एजेंट था वो एजेंट ने जब वो जिस एम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉय किया गया था, लगाया गया था, उस एम्प्लॉयमेंट के दौरान उस काम जिसके लिए उसे अथॉरिटी दी गई थी उसी काम को करते दौरान वक्त उससे वो गलती हुई जिसके लिए उसके मास्टर को दोषी ठहराया जा रहा है ना। तो एक्ट डन बाय एजेंट वाज डन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। और वो गिल्टी एक्ट एजेंट ने एज अ एजेंट ही किया था,
पर्सनल कैपेसिटी में नहीं किया था, ठीक है। पर्सनल कैपेसिटी में किया होगा तो एजेंट पर्सनली लायबल होगा, लेकिन एजेंट की कैपेसिटी में क्या है, फॉर दोज एक्ट्स विच आर ऑथराइज टू डू बाय द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल इज़ वाइकेरियसली लायबल, ठीक है। प्रिंसिपल और एजेंट दोनों ही यहाँ पे लायबल होंगे एज अ टॉर्ट फीजर, टॉर्ट वाला रॉन्ग करने के लिए, जॉइंटली, साथ साथ, सेवरली, अकेले अकेले भी। सेम प्रिंसिपल दिया हुआ है ये वाइकेरियस लायबिलिटी का आईपीसी के सेक्शन 34 और 149 आईपीसी क्रिमिनल लॉ में। और ये वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये एक मैगजीन पे बेस्ड है, डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है। उस डॉक्ट्रिन का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडिएट सुपेरियर। रिस्पोंडिएट सुपेरियर का मतलब होता है लेट द प्रिंसिपल बी लायबल, यानी कि प्रिंसिपल लायबल होगा रॉन्गफुल एक्ट के लिए जो उसका एजेंट करता है। और यही वाइकेरियस लायबिलिटी का प्रिंसिपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 में भी दिया गया है, जिसमें स्टेट की वाइकेरियस लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब ये रिस्पोंडेंट सुपेरियर का मतलब मैं बता चुका हूँ कि प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाता है, प्रिंसिपल को उस पोजीशन में डालकर लायबल ठहराया जाता है जैसे कि प्रिंसिपल ने ही वो एक्ट किया था जो एक्ट एक्चुअली में उसके एजेंट ने किया है, और प्रिंसिपल को लायबल ठहरा देते हैं उसके एजेंट द्वारा किए गए एक्ट के लिए, ठीक है। और वाइकेरियस लायबिलिटी एक मैगजीम से भी रिलेटेड है, एक लीगल मैगजीम है, क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ठीक है। मैगजीम इज द क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इसका मतलब he who does an act through another is deemed in law to do it himself। जो दूसरों के थ्रू कोई काम करता है कानून में, वो खुद उस काम को करने वाला माना जाता है। आइए टॉर्ट के एक नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। पहले तो हम जान लेते हैं कि रिमोटनेस का मतलब क्या है, डैमेज का मतलब क्या है। पहले तो डैमेज और डैमेजेस दो अलग अलग वर्ड हैं। एस लगने से डैमेज का मतलब ही बदल जाता है। डैमेज का मतलब है नुकसान, सभी को पता है, लेकिन डैमेजेस का मतलब है कंपेंसेशन। तो आप पेपर में डैमेज वर्ड लिख के आए जब आपका मतलब है नुकसान, और जब आप लिखना चाहते हैं कंपेंसेशन तो वर्ड लिखिए डैमेजेस। अब बात कर लेते हैं डैमेज मतलब क्या। डैमेज मतलब नुकसान, और जब किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दिया है, तो जिस व्यक्ति ने नुकसान पहुंचाया है, अब उसने कितना नुकसान पहुंचाया है, कितने पैसे उसे देने पड़ेंगे, ये कैसे डिसाइड हो, कितना उसे लायबल ठहराया जाना चाहिए, उसके काम के लिए उसे लायबल ठहराया जाए भी या ना जाए, उसकी गलती है भी उसके एक्ट के लिए या नहीं है, ये सब रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के थ्रू डिसाइड होता है। तो जैसा कि एक व्यक्ति को लायबल ठहराया जा सकता है उस एक्ट के लिए जो वो देख सकता था, जिसके लिए वो राज़ी हो गया था, जिस एक्ट के बारे में वो कभी सोच ही नहीं, जिस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कभी वो सोच ही नहीं सकता था कि उसके द्वारा किए गए एक एक्ट का परिणाम ऐसा भी हो सकता है। तो उस परिणाम जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं इमेजिन किया, उसके दूर दूर तक जिसके बारे में कभी कोई चांसेस नहीं थे, अनएक्सपेक्टेड था, तो ऐसे डैमेजेस के लिए उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कितनी लायबिलिटी होनी चाहिए, किस हद तक होनी चाहिए, एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ डैमेजेस का, जो दो टाइप के डैमेजेस हैं, रिमोट डैमेज और प्रॉक्सिमेट डैमेज। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रिमोट डैमेज मतलब दूर का नुकसान, प्रॉक्सिमेट डैमेज मतलब पास का नुकसान। यानी कि जब कोई रिमोट डैमेज यानी कि जब किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन
एक्ट उसने ऐसा किया जिसके परिणाम की वजह से नुकसान हो, परिणाम के बारे में वो कभी, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कभी वो सोच नहीं सकता था. ही कुड नॉट फोरसी, he could not anticipate, and the consequences of his act was unexpected. They were unexpected. The loss committed by his act was unexpected. So these damages are too remote, and that person can't be held liable for that wrongful act. On the other hand, there is a concept of proximate damages. when the consequences when the consequences are closely connected to the act done by the defendant causing damage to the plaintiff, then he can be made liable for the damage injury caused by the defendant. जब डिफेंडेंट के एक्ट के द्वारा किए गए परिणाम उसके एक्ट से इतने क्लोजली रिलेटेड है, पता लग रहा है साफ साफ कि हाँ यार इसने ये एक्ट किया और इस एक्ट के सिंपल सीधे सीधे परिणाम निकल के ही आ रहे हैं, तो इसी को इसके लिए लायबल ठहराया जाना चाहिए. तो फिर उसी को लायबल ठहराएंगे उसके एक्ट के किए गए परिणाम के लिए. तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमेट डैमेज, और इसके लिए उसे लायबल ठहराया जा सकता है. ठीक है. अगर डैमेजेस काफ़ी रिमोट हैं, दूर के हैं, जिनको सोच भी नहीं सकते, तो कंपनसेशन नहीं मिलता, लायबल नहीं ठहराते. और डैमेजेस काफ़ी प्रॉक्सिमेट है, क्लोज हैं, कनेक्टेड हैं, तो डिफेंडेंट को लायबल ठहराया जा सकता है. तो यही डैमेजेस डिसाइड करने का कॉन्सेप्ट है. और इसके ऊपर जो लैंडमार्क केस है वो हेडले वर्सेस बैक्सैंडल का है, जो जुडिशरी, सिविल जज के एग्ज़ाम, एलएलबी के एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम सब जगह आता है. अच्छा, डैमेजेस मतलब एक टेस्ट लाया गया था जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट के अंदर इस टेस्ट को डेवलप किया गया, जिसे वैगन माउंट केस के नाम से जाना जाता है. इसमें एक टेस्ट लाया गया था रीजनेबल फोरसाइट, यानी कि अगर एक रॉन्गफुल एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को अगर देखा जा सकता था, पहले से ही उनके बारे में सोचा जा सकता था एक रीजनेबल मैन द्वारा, तो वो डैमेजेस रिमोट नहीं माने जाएंगे और उनमें कंपनसेशन देने के लिए बोला जा सकता है. ये टेस्ट था, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट, ठीक है, बाय रीजनेबल मैन, और ये वैगन माउंट केस में लाया गया था. तो इसी के साथ हम टॉर्ट की पूरी कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं. अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉर्ट की और आगे वीडियो बनाऊँ या कुछ और कॉन्सेप्ट पे वीडियो आप चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड make the comment below in the comment box, and do let me know which video do you want on which subject, and I will give you that video. Thanks for watching. Thank you again.